Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 27 June 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. लेकिन before we move on to understanding the important articles of the day, let us first see कि आज का जो date है 27 June, इस दिन को क्या मनाते हैं? इस दिन को मनाते हैं हम as MSME Day. So let us understand about MSME Day. Let's understand what is the significance that we have. क्यों ये डे इंपॉर्टेंट है? एमएसएमई मतलब होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि माइक्रो या मीडियम, इनके डिफरेंस क्या है, ऑल ऑफ दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग नाउ, राइट? सो फर्स्टली एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि ये ऐसे छोटे इंडस्ट्रीज हैं जो गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं और हमारी इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो एमएसएमई की अगर हम देखते हैं द हिस्ट्री बिहाइंड इट, वी सी कि 2006 में एक एक्ट बना था कॉल्ड एज एमएसएमई, यानी कि इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल यानी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया 2006 में. सो इट एड्रेस द वेरियस इश्यूज ऑफ एमएसएमई, एक बोर्ड भी बनाया फॉर एमएसएमई और उनके जो भी चैलेंजेस हैं इसको टारगेट करने के लिए एमएसएमई का एक एक्ट बना था 2006. इसके बाद एक मिनिस्ट्री स्पेसिफिकली वो एमएसएमई बनाई after the merger of two ministries, which is Ministry of Small Scale Industries and Ministry of Agro and Rural Industries. तो 2007 में इन दोनों का मर्जर हुआ और फिर बना Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. क्लियर? फर्दर इस साल का जो थीम है, यानी कि 27 जून को मनाते हैं हर साल, और इस साल हमने थीम रखा है Enhancing the Role of MSMEs as Drivers of Sustainable Growth and Innovation. तो उद्यमी भारत is what we have, MSME Day. तो MSME का सिग्निफिकेंस क्या है? MSME की अगर हम बात करें, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर इज फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट पे है MSME. हम देखते हैं कि वी हैव अबाउट 1 crore सच रजिस्टर्ड MSMEs. Further, we also see कि 7.5 crore MSME यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला है लोगों को इन MSME. क्लियर? फर्दर, कितना मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करता है? इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 36% इन द मैन्युफैक्चरिंग, 45% इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड 30% टू द इकोनॉमी, टू द GDP. तो ये इसका कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम इस दिन को बनाते हैं. फर्दर, एमएसएमई को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो कैसे होता है? माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल का मतलब क्या है? सो दिस इज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है. सेकेंडली, इसका एनुअल टर्नओवर, यानी इनका एनुअल जो फाइनेंसेस है इसके प्रति हम देखते हैं कि दैट इज हाउ दे आर क्लासिफाइड. तो फर्स्टली माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात करें, देन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उनकी मशीनरी, इनके इक्विपमेंट में, इट शुड नॉट बी मोर देन 2.5 crore. तो तब तक हम इसको माइक्रो कहते हैं. वेयर स्मॉल को हम कहते हैं व्हेन इट इज नॉट मोर देन 25 crore. एंड मीडियम के लिए इट इज नॉट मोर देन 125 crore. तो इट्स इजी टू रिमेंबर, 2.5, 25, 125. ओके, रिमेंबर दिस इज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस. एंड ये जो है ये अपडेटेड वाले हैं बिकॉज बजट, यूनियन बजट 25-26 में ये एमएसएमई का क्लासिफिकेशन को चेंज किया गया था, तो इस साल ये चेंज किया है. दैट इज वाई दिस ईयर दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? फर्दर, जो एनुअल टर्नओवर है, इट शुड नॉट बी मोर देन 10 crores फॉर माइक्रो, शुड नॉट बी मोर देन फॉर 100 crores फॉर स्मॉल एंड नॉट मोर देन 500 crores फॉर मीडियम. तो ही आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कमिंग और सेइंग कि मेरा माइक्रो इंडस्ट्री है या मेरा स्मॉल एंटरप्राइज है? इट इज बिकॉज यू गेट सम एडेड बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, बहुत सारी यहाँ पे पॉलिसीज है, स्कीम्स है जो ऐसे स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है, जिसके हम आत्मनिर्भर, ट्रूली आत्मनिर्भर बन सकते हैं. इज दैट फाइन? सो दिस वाज विद रिगार्ड टू MSME. Now let's proceed to the first article of the day. तो पहला आर्टिकल जो हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं इज विद रिगार्ड टू शुभांशु शुक्ला, हु इज नाउ द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो ये पहले ऐसे इंडियन है जो ISS का पार्ट बने हैं, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम शुभांशु शुक्ला, वी हैव सम मोर पीपल हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस. सो यहाँ पे पेगी वित्सिन, ये USA की है. पोलैंड से है स्लावोज यूजनान्स्की, एंड वी हैव हंगेरी से है टाइबोर कापू. ठीक है, तो ये 3 नाम आप स्क्रीन में देख सकते हैं.
These are the three people that are also part of this journey along with Shubhanshu Shukla. शुभांशु शुक्ला पहले ऐसे इंडियन हैं जो आईएसएस का पार्ट हुए। अभी आईएसएस के बारे में अगर हम देखें, ये 1998 में, ओके, इसका हम बिगिनिंग्स देखते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, यानी कि आईएसएस का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। So which countries are part of it? We have NASA, we have Roscosmos, which is Russia, फिर EU, यूरोपियन यूनियन, जापान की है JAXA, and Canada का है CSA, Canadian Space Agency. So once again repeating the countries that are ये जिसका ये joint cooperation है, ISS, NASA which is USA, Roscosmos which is Russia, European Space Agency जिसे ESA कहते हैं, और JAXA is जापान की स्पेस एजेंसी, एंड कनाडा की स्पेस एजेंसी यानी कि CSA। इंडिया अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहती है, खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहती है, दैट इज कॉल्ड एज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो हमारा टारगेट है कि हम 2035 में बनाएंगे। इज दैट फाइन? ओके। इनफैक्ट ये जो मिशन के अंदर, कौन से मिशन के अंदर शुक्ला जी गए हैं? ही इज गॉन अंडर द एक्सियोम 4 मिशन, राइट? ये हमने बहुत दिनों में के बाद देखा था, वी सॉ दैट सो मेनी टाइम्स डिले होके फाइनली यहाँ पे स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं, एंड इट इज सेड ही इज द 634th सच एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए हैं। कैन यू टेल मी हु वाज द फर्स्ट पर्सन, ओके, फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट ह्यूमन टू गो इन स्पेस? इनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इज दैट फाइन? तो ये हम देखते हैं शुभांशु शुक्ला विथ रिगार्ड टू द एक्सियोम मिशन, जिसमें जो लॉन्च व्हीकल था इसका नाम था ड्रैगन, ओके, स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन बोलते हैं, और इसमें जो एयरक्राफ्ट था, स्पेस क्राफ्ट था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैल्कन 9। ओके, सो वंस अगेन आई सेड इट द ऑपोजिट। फैल्कन 9 जो है इसका लॉन्च व्हीकल है, व्हेयरएज द स्पेसक्राफ्ट जो है इसका नाम स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है। तो ये हमने पिछले के न्यूज आर्टिकल्स में सब भी देखा है। और इसका जो लॉन्चिंग था ये कौन से रीजन से हुआ? ये हुआ नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से। और वेयर इज कैनेडी स्पेस स्टेशन लोकेटेड? दिस इज लोकेटेड इन फ्लोरिडा, ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन फ्लोरिडा। तो ये सब हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बहुत पहले भी देखे हैं, अभी भी एक बार रिवाइज किया है, द वंस हु हैव नो क्लू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू इंडिया ने डिक्लाइन किया है टू एंडोर्स द जॉइंट स्टेटमेंट एट द SCO ओवर एक्सक्लूजन ऑफ पहलगाम। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सो 25 और 26 जून को एक मीटिंग थी, दैट इज द SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। SCO का फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये मीटिंग कहां पे हुई? ये मीटिंग चाइना में हुई, इन अ प्लेस कॉल्ड किंगडाओ। ओके, किंगडाओ कहां पे है? चाइना में। सो दिस वाज अ समिट दैट वाज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे एंड ऑफ द मीटिंग में हमेशा एक जॉइंट डिक्लेरेशन होता है जो बहुत सारी कंट्री साइन करते हैं, बट इंडिया रिफ्यूज टू साइन। यानी कि कौन रिप्रेजेंट किया इंडिया को? वी हैव आवर ओन डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन। आज हमने MSME डे देखा, राइट? तो उसका मिनिस्टर का नाम आपको बताना है। ये वाला जो है डिफेंस मिनिस्टर है। यू हैव टू टेल मी हु इज द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ओके, बिकॉज दैट इज द डे टुडे। चलो, सो इन्होंने क्यों साइन नहीं किया? व्हाई डिड ही नॉट साइन द जॉइंट डिक्लेरेशन? दैट इज बिकॉज उस डॉक्यूमेंट में पहलगाम टेरर अटैक के बारे में कोई जिक्र नहीं हुई। So of course that India felt was not correct. It felt partial biasness लगा उनको, because इसी डॉक्यूमेंट में मिलिटेंट एक्टिविटीज बलूचिस्तान के वजह से इस रीजन में बताया गया था, बट नॉट ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक। हमको पता है पहलगाम टेरर अटैक हैपेंड ऑन April 22nd, 2025, जहां पे जम्मू कश्मीर के ये बैसरन वैली में कुछ आतंक यहाँ पे आए और उन्होंने टूरिस्ट, ओके, इंक्लूडिंग वन नेपाली नेशनल, इनको मार दिया, राइट? एंड यहाँ पे हु हैज बीन द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक? इट वाज द TRF, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। इन्होंने ये आतंक मचाई है, ओके, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये कौन सा ग्रुपिंग का एक ऑफसेट है, एक पार्ट है? इट इज लश्कर ए तैयबा, ओके, LET कहते हैं, लश्कर ए तैयबा।
तो ये जब अटैक हुआ था, ऑफ कोर्स पाकिस्तान को हमने दोषी ठहराया कि तुम यहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट करते हो, कुछ यहाँ पे एक्शन नहीं लेते हो, जिसके कारण इंडिया में ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. But none of this has been mentioned in this, and that is why India has been again, so that India has been feeling sad about it and left out about it. ठीक है. एससीओ के बारे में, ये जो मीटिंग हुई थी, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं. तो एससीओ बना था 2001 में. दैट इज अ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसका जो हेडक्वार्टर्स है, ये शंघाई में नहीं है, बट बीजिंग में है, जो चाइना है. ओके. इस बार का जो होस्ट है, एंड रिमेंबर दिस इज द 25th मीटिंग, दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. 25th मीटिंग 2025 में हो रहा है. एंड वेयर इज द होस्ट, हु इज द होस्ट? इट इज चाइना. ठीक है, इस होस्ट चाइना है. इंडिया ने कब होस्ट किया था? इंडिया वाज द होस्ट इन द 23rd मीटिंग, यानी 2023 में इंडिया वाज द होस्ट. ओके, क्लियर? ऑलराइट. इसके अलावा हम देखते हैं विच आर द मेंबर कंट्रीज. Which are the member countries? Member countries are China, Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, India and Pakistan join हुआ साथ में, यानी कि 2017 में, and Iran and Belarus. The latest country to join is Belarus. ठीक है. So ये countries, if you want, pause it and write these down because these are important. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट. जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया पार्ट है, तुमको उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए. इज दैट फाइन? चलो, तो ये अग्रीमेंट साइन नहीं किया है बिकॉज वी आर टोटली अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग. टेररिज्म को यहाँ पे ज्यादा पुश देना चाहिए, उसको कॉम्बैट करना चाहिए, इसका ये हमारा निर्णय है. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नाउ यहाँ पे तेलंगाना, एक स्टेट न्यूज है जहाँ पे तेलंगाना ने एक रिलीज किया है, एक लॉन्च किया है, कॉल्ड एज ईगल. Telangana has launched something called as Eagle. Okay, now what is Eagle? Eagle का यहाँ पे full form दिया है The Elite Action for Group for Drug Law Enforcement. ये है Eagle का full form. Eagle का मकसद क्या है? Okay, मकसद है drugs को कम करना. Okay, so it's an anti-narcotic bureau. Anti-narcotic bureau. तो हर स्टेट में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ड्रग्स के खिलाफ प्रति या काम करता है, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, इसका एडिक्शन बंद करने के लिए, राइट. तो तेलंगाना में जो एंटी नार्कोटिक ब्यूरो है, इसका नेम चेंज कर दिया. द नेम हैज बीन चेंज्ड. ओके, सो दिस इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना. अभी आपको कैसे न्यूज आ सकता है? फर्स्टली ग्लोबल स्टैट, अगर ऐसा कुछ पैसेज आ सकता है, सो यू विल रिमेंबर दैट यू कैन बी आस्क्ड विद रिगार्ड टू द ग्लोबल एफर्ट्स, you can be asked with regard to India's efforts. तो जल्दी से इसको देखते हैं. First is global scenario. So यहाँ पे एक रिपोर्ट है called as the World Drug Report 2024. This is released by the UNODC, okay, United Nations Office of Drugs and Crime. Remember, इसका जो headquarters है, ये वियना ऑस्ट्रिया में है. वियना ऑस्ट्रिया. ओके. सो ये रिपोर्ट देता है ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, ड्रग्स के अगेंस्ट, नार्कोटिक्स के अगेंस्ट. सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट दे गिव, एंड इट इज इन दिस रिपोर्ट दे सेड कि 20% इंक्रीज हुआ है ड्रग्स. ड्रग्स का जो सप्लाई हम देखते हैं, ये कौन से कंट्रीज में सबसे ज्यादा होता है? सो देयर आर 2 रीजन्स, और इंडिया इन 2 रीजन्स के बीच में सैंडविच्ड हुआ है. विच आर द 2 रीजन्स? यहाँ पे इंडिया है, राइट. इंडिया इज बिटवीन, फर्स्ट इज गोल्डन क्रेसेंट. गोल्डन क्रेसेंट कंट्रीज है पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान, जहां पे ओपीएम का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, PIA, पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान. और ऑन द ईस्टर्न साइड, ओके, हमारे पास है LTM. विच इज LTM? दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन ट्रायंगल, जो है लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार. वियतनाम का भी कुछ पार्ट यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, बट इफ यू टेल विच इज द गोल्डन ट्रायंगल, तो आपको ये 3 कंट्रीज, सो दे कैन आस्क यू विच इज द गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल. ठीक है, विच आर द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ गोल्डन क्रेसेंट, विच आर द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल. दे कैन आस्क यू दीज क्वेश्चंस. ड्रग्स की बात करें, सबसे ज्यादा कौन सा ड्रग मोस्ट वाइडली यूज्ड है? दैट इज कैनबिस. ठीक है, उसके बाद ओपियोइड्स, एम्फेटामाइंस, कोकेन, एक्सटेसी. नाउ दिस इज द ऑर्डर. अगर हम देखें
इवन अल्कोहल, ओके, अगर अल्कोहल लिस्ट में होता ना, दैट्स नॉट अ ड्रग, बट अगर अल्कोहल होता ऑप्शन में तो अल्कोहल इज मोस्ट सिवियरली यूज्ड. अल्कोहल के बाद कैनबिस आता है. ओके, नाउ अ क्वेश्चन टू यू, व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज ड्रग्स? व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज ड्रग्स? जैसे कि अगर हम गांजा की बात, कैनबिस की बात करते हैं, व्हिच इज दैट कंट्री? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. Now, what has India done in this case? Let us understand. Government measures की अगर हम बात करें, firstly, Article 47. Remember, ये हमारे संविधान में DPSP करके है. DPSP हमने आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. और ये क्या बताता है? DPSP इज बेसिकली स्टेट को यहाँ पे डायरेक्शन देता है. स्टेट को डायरेक्शन देता है कि तुमको क्या क्या लॉज उठाने चाहिए, बनाने चाहिए. सो इसमें आर्टिकल 47 बताया है कि द स्टेट शुड curb the consumption of drugs or of any intoxicating substances. नशा ये जो है इससे मुक्त करना होगा. ठीक है, तो इसीलिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया. पार्लियामेंट ने कौन से लॉ बनाए हैं? फर्स्ट इज द एनडीपीएस, यानी कि नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, 1985 का. सो फॉर हम देखते हैं कि विद रिगार्ड टू द ओल्ड डेटा दैट वी हैव, पंजाब हैज रजिस्टर्ड मोर नंबर ऑफ दीज केसेस. लेकिन अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करें, देन यूपी ऑल्सो इज इन द लिस्ट. City wise, Mumbai is ranking. Okay, so that is the various characteristics. But ये जो data मैं बता रही हूँ, ये 2023 का है. So there is no recent data that we have. And whenever it comes, so we will be discussing the same with you. Okay, इसके अलावा हम देखते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988 का. So all of these are mainly to control and prevent drug trafficking, drug abuse, ड्रग कंजम्पशन. ठीक है, तो ऐसे हमारे पास प्रॉपर लॉज हैं, प्रॉपर ड्रग सिस्टम्स हैं. ओके, फर्दर इंस्टीट्यूशंस भी है, जैसे कि द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. एंड यू मस्ट हैव हर्ड, दिस हैज बीन इन द न्यूज. जब भी कोई ऐसा उनको इंटेलिजेंस एजेंसी जैसा काम करता है, इफ दे कम टू नो अबाउट एनी सप्लाई ऑफ ड्रग्स, ये बॉडी एक्टिव होती है. तो ये है इंडिया की तरफ से which are the agencies or which are the acts that are ruling this particular sector. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है which talks about a conference called as FFD4. FFD4 जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? It is the fourth financing for development conference. And remember, ये every once in 10 years होता है. That means it occurs once in a decade. Okay, 10 साल में एक बार. Decade का मतलब है 10 years. कहाँ पे हुआ है ये? This is in Seville. Seville is where? Seville is in Spain. Okay. So what is the aim of this particular, you can say a conference? क्या करते हैं इस conference में? This is to improve world aid and finance. Okay. So development measures में ये financing की बात करें. So we have seen before also finance, but हम पहले specifically बस climate finance की बात कर रहे हैं. Right? आपने COP में सुना होगा, Conference of Parties में सुना होगा, 29 में सुना होगा. बट ये वाला टोटल डेवलपमेंट की बात करता है, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली टू टू क्लाइमेट, एवरीथिंग. यानी कि हम जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो ये इसमें आ सकता है, बिकॉज ये पूरा डेवलपमेंट की बात करता है. इज दैट क्लियर? सो इट इज एमिंग टू रिफॉर्म ग्लोबल एड, टैक्स सिस्टम, क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रक्चर. तो इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीपल आर असेंबलिंग, जैसे कि पॉलिटिकल अरेना से, फाइनेंशियल फील्ड से, ट्रेड लीडर्स से, ये सब साथ में मिलते हैं. एंड दे डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट इशूज, दे डिस्कस अबाउट ट्रेड एंड सो ऑन. नाउ यहाँ पे इन दिस कॉन्फ्रेंस वी आर सीइंग द अडॉप्शन ऑफ 38 पेज पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, जिसको हम सेविल कमिटमेंट कहेंगे. दिस विल बी अडॉप्टेड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस. ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली दिस इज अबाउट. So this is for negotiating and to ensure कि हम एक blueprint होगा. Okay, it is a blueprint to understand कि कैसे global development में finances आएंगे, पैसे आएंगे, कैसे हम contribute कर पाएंगे. Now this is a non-binding roadmap. That is why it may not be that important, because binding वाले मतलब सबको सुनना पड़ेगा. This is non-binding. Okay, so it is not a legally binding. It is mainly a commitment कि मैं इतना करूंगी, मैं इस country इतना देगी. Okay, so civil commitment अगर ऐसा question आया, what is it related to? It is with regard to
द डेवलपमेंट, ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। तो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आएगा उसके बारे में सेविल में बताया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द गोल्स ऑफ दिस सेविल। इससे क्या हमारा लक्ष्य है? इससे पैसे आएंगे, जो पुअर कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पे पैसे आएंगे। जो उनके उनके कर्ज हैं, डेट है, इस ये भी वो प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, राइट? दे विल डील विद इट। सेकंड, जो टैक्स रूल्स हैं वो भी फेयर करेंगे। एंड फोर्थली, क्लाइमेट फाइनेंसिंग को ज्यादा बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो दोज कंट्रीज दैट आर मेनली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, इनको ज्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे, इनको ज्यादा पैसे देंगे। फर्दर, इसके पहले क्या कोई दूसरे अग्रीमेंट्स हुए हैं? द आंसर इज यस। आई टोल्ड यू दिस इज द फोर्थ वन। तो पहले की अगर हम बात करें, देयर वाज वन इन मॉन्टेरे। मॉन्टेरे कहाँ है? मॉन्टेरे है मेक्सिको में, ठीक है? तो मॉन्टेरे कंसेंसस वाज द फर्स्ट एवर ग्लोबल डॉक्यूमेंट ऑन डेवलपमेंट फाइनेंस। तो इन्होंने यहाँ पे ओडीए सेटअप किया था, ओडीए। ओके, व्हाट इज ओडीए? दिस इज विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट असिस्टेंस। ओके, डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी कि गवर्नमेंट्स यहाँ पे पुअर कंट्रीज यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को पैसे देंगी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को पैसे देंगी, सो लोन्स देंगे, ठीक है? सो दैट वाज ओडीए, असिस्टेंस, डेवलपमेंट असिस्टेंस। Further, Addis Ababa, where Addis Ababa is the capital of which country? Addis Ababa is the capital of Ethiopia. ठीक है? सो यहाँ पे 17 एसडीजीज को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि यहाँ पे हम कैसे फंडिंग देंगे। ओके, सो टू एंश्योर कि प्रॉपर फाइनेंसिंग इन डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए मिले। कैन यू टेल मी विच इज द टारगेट हियर फॉर अचीविंग दी 17 एसडीजीज? और रिसेंटली हमने एसडीजीज के बारे में भी आर्टिकल देखा था। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? What is India's rank in the Sustainable Development Goal Index? Please use the comment section to answer. Okay. Now, इस सेवल कमिटमेंट में यानी कि 38 पेज डॉक्यूमेंट में क्या क्या बताया है? पहली चीज बताई है डेट में रिफॉर्म्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई कंट्री अपना कर्जा जो लिया उन्होंने उसमें पॉज करना चाहते हैं बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, उसके पास डिजास्टर्स हुए हैं, सो दे आर नॉट एबल टू पे, तो यहाँ पे पॉज भी कर सकता है अपने जो कर्ज, जो उनको पेमेंट वापस ही करना है, पॉज फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड। फर्दर, वो डेट को स्वैप करे विद क्लाइमेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट फॉर क्लाइमेट? मतलब मुझे मेरे मेरे कंट्री को कर्जा है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन या एनवायरमेंट पॉजिटिव कुछ चीजें करूंगा, ओके, इन एक्सचेंज मेरा डेट कम हो, ठीक है? सो ग्रीन एक्शन करोगे, मेनली यू गोइंग टू डू सोलर एनर्जी का कुछ, विंड एनर्जी, या आप कोल एमिशंस को बंद करोगे, जो भी है, इन एक्सचेंज की तुम्हारा डेट यहाँ पे कम करे। सेकेंड, ग्लोबल सॉलिडारिटी टैक्सेस। यहाँ पे टैक्सेस लगाएंगे ऑन द अल्ट्रा रिच, ऑन द वेरी रिच, ऑन द पोल्यूटर्स, और इससे फंड्स मिलेगा फॉर डेवलपमेंट, सो दैट इज कॉल्ड सॉलिडारिटी टैक्सेस। फर्दर, डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पे ये जो डेट प्रोसेसेस हैं इसको ज्यादा फास्टर बनाए, इसको ज्यादा फेयर, नॉन पार्शियल और सब बनाए। इनोवेटिव फाइनेंसिंग, यहाँ पे एसडीआर, एसडीआर कहाँ पे देखा होगा आपने? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यू मस्ट हैव सीन इन आईएमएफ। सो जैसे कि हर कंट्री, सो दैट नॉट वन कंट्री इज के करेंसी को प्रमोट किया जाए, वी हैव 5 करेंसीज दैट आर प्रमोटेड, ठीक है? तो ताकि हम वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करें, ओके, एंड दैट इज विद रिगार्ड टू यूएस डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, यूरोज हैं, ठीक है, येन है और युआन है। ओके, युआन या अगर हम रेमबिनी भी कहते हैं, दैट इज चाइनीज करेंसी। सो यूएस इज डॉलर्स, पाउंड है विद यूके, यूरो है विद रिगार्ड टू द यूरोपियन यूनियन, येन है जापानीज करेंसी, और रेमबिनी है चाइनीज करेंसी। इसका एक कोटा हम लगाते हैं विच इज कॉल्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो हम ऐसे करेंसीज यूज करें जो सबका यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे एडिक्वेट हो, अदरवाइज एक ही पे अगर फोकस करेंगे लाइक डॉलर्स, दैट विल लीड टू मेकिंग वन करेंसी स्ट्रॉन्गर देन द अदर, राइट? देन वी हैव द सेवल प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। एक नया एक्शन, एक नया सिस्टम क्रिएट करेंगे टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन बनाए रहे ऑफ अमंग द वेरियस कंट्रीज।
तो ये अलग अलग प्रपोजल्स हमने देखा सेवल कमिटमेंट. सो दिस वाज ऑल विद रिगार्ड टू द सेवल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस. और इसमें यूएन कहता है कि अगर हमारे पास $4 ट्रिलियन नहीं मिले तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे. विल नॉट बी एबल टू इंश्योर द डेवलपमेंट. $4 ट्रिलियन की आवश्यकता है. Whereas क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए डेवलपिंग कंट्रीज ने कितना ट्रिलियन बोला है? कैन यू ऐड दैट इन द कमेंट सेक्शन? डेवलपिंग कंट्रीज ने फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग कितना करेंसी बोला है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ये वाला जो है ये डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ इट. ठीक है, यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ इट. इन्होंने ये एब्सेंट रहे बिकॉज उनका हमको पता ही है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट अगेन बिलीव इन क्लाइमेट चेंज एंड ही ऑल्सो थिंक्स कि हमारा ही पैसा जाएगा इसमें, बिकॉज रिच कंट्रीज को बोला है ना तुमको पे करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस. ओके, तो कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया है? दैट इज यूएसए. Proceeding to the next article, which is of the World Bank. Now, before I move in to proceed to what is this article, let's understand quickly the basics of World Bank. तो वर्ल्ड बैंक आया था 1944 में, राइट? इसका जो हेडक्वार्टर्स है, इट इज इन वॉशिंगटन डीसी. Washington DC. Is that clear? And who is the current president of World Bank? It is Ajay Banga. Okay. Now, World Bank का मकसद क्या है? What does it do? It helps the poorer developing countries. उनको aid देना, उनको loans देना. It also helps companies. Okay, companies को भी help करता है setup करने में. It also as a negotiator, it acts as a mediator with between disputes जब होते हैं. जैसे कि कौन सा मीडिएटर, कौन से ट्रीटी का मीडिएटर बना है इंडिया का, जो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. World Bank was a mediator or arbitrator in which of the treaties involving India and Pakistan? Please add that in the comment section. तो ये हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक कितना इंपॉर्टेंट है इन द ग्लोबल वर्ल्ड. तो इन्होंने क्या बोला अभी 2025 में? इंडिया ने बोला था कि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है जिसमें 171 मिलियन इंडियंस पॉवर्टी से बाहर निकल के आए एज कंपेयर टू द 10 years बिफोर. 10 years में हम देखते हैं कि 171 मिलियंस आर नो मोर फ्रॉम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी. वर्ल्ड बैंक ने अभी रिवाइज किया है उसका जो पॉवर्टी लाइन है, मेथोडोलॉजी, जैसे वो कैलकुलेट करता है ना पॉवर्टी लाइन, तो उसको उन्होंने चेंज किया और अभी बोला है कि ओनली 5.75% एब्जेक्ट पॉवर्टी में रहते हैं. एब्जेक्ट का मतलब क्या है? एब्जेक्ट का मतलब है एक्सट्रीम. ओके, सो वोकैबुलरी के लिए मदद करेगा. एब्जेक्ट इज एक्सट्रीम पॉवर्टी. सो 27% से हम देख रहे हैं कि 5% केवल 5.75% केवल पॉवर्टी में रह रहे हैं. नाउ फॉर दैट यू शुड नो अबाउट कि पॉवर्टी लाइन जो रिवाइज किया है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? तो उसके लिए कुछ अभी हम देखते हैं. ओके, सो पॉवर्टी लाइन इज लाइक अ बेस लाइन. इस लाइन से अगर कोई नीचे है उसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन. दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम पॉवर्टी में कोई रह रहा है. ठीक है, सो इट इज लाइक अ थ्रेशोल्ड. पॉवर्टी लाइन का मतलब है थ्रेशोल्ड. इट इज लाइक अ कट ऑफ. ठीक है, तो किस बेसिस में हम इनकम लेवल पे हम इसको मेजर करते हैं, और ये टाइम और लोकेशन के प्रति ये डिफर करता है. सो यू नो दैट सम रीजन्स का पॉवर्टी लाइन कुछ और हो सकता है, स्टेट वाइज भी है, अलग अलग हो सकता है. इवन टाइम के हिसाब से, जैसे कि 1975 में तुम्हारा अगर एक्सपेंडिचर पर मंथ 1000 था, दैट मीन्स यू आर 1000 से लेस है तो यू आर पुअर. 1000 से मोर है दैट मीन्स यू आर प्रॉपर. you're not बिलो पॉवर्टी लाइन. तो 1000 रुपीज महीने का, लोग यहाँ पे 1000 रुपीज दिन का भी स्पेंड करते हैं, है ना? यू कैन इमेजिन 1000 रुपीज इन अ मंथ कोई स्पेंड करता है, तो इससे ज्यादा करता है तो उसको बोलते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है. बट ऑफकोर्स ये अभी चेंज हुआ है, राइट? दैट इज नॉट नाउ दिस केस. तो पॉवर्टी लाइन हैज चेंज ओवर द इयर्स एंड ओवर द लोकेशंस आल्सो. नाउ व्हाई आर वी हैविंग दिस थ्रेशोल्ड? ये पॉवर्टी लाइन क्यों होता है? इट इज सो दैट गवर्नमेंट को पता चले कि एक्चुअल में कौन पुअर है, ताकि उनको स्कीम्स मिले, उनको टारगेट करें हम वेलफेयर स्कीम्स. फर्दर इसके कारण हम पॉलिसी इम्पैक्ट भी इवेल्युएट कर पाते हैं कि कितना रिडक्शन हुआ है.
पॉलिसीज लेके आई गवर्नमेंट, पॉलिसीज लेके आने के बाद क्या पॉवर्टी में सुधार हुआ है या और भी कम हुआ है, ये सब देखने के लिए, ठीक है, ये भी हमको मदद करता है बाय द हेल्प ऑफ हैविंग अ कोर कॉन्क्रीट डेटा। अगर हम ऐसे ही स्कीम्स लेके आए, पता ही नहीं चल रहा ना पैसे गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, पर क्या उसका फायदा हो रहा है, नहीं पता चल रहा है। सो दैट इज द केस, यू हैव द पॉवर्टी लाइन। अब इंडिया यूज करता है वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी लाइन, बट पहले हम खुद का यूज करते थे, विच इज दैट, सो वी हैव द तेंदुलकर कमिटी एंड वी हैव द रंगराजन कमिटी। ये दो मेथड्स यूज करते थे, और तो रंगराजन हमने एक्चुअल में अडॉप्ट नहीं किया, बट दीज वर द कमिटीज दैट वर देयर। सो अगर आप देखते हो कि उन्होंने क्या बोला बिफोर तेंदुलकर कमिटी, ठीक है, इट वाज सेट कि अगर 12 रुपए पर डे तुम एक्सपेंडिचर करते हो, ओके, फॉर रूरल एंड 17 फॉर अर्बन, इससे कम करते हो, दैट मीन्स यू आर पुअर, ओके, दैट इज योर बिलो द पॉवर्टी लाइन, दैट वाज द थ्रेशोल्ड। तेंदुलकर कमेटी ने बोला नहीं यार, ये और भी इसको ज्यादा करते हैं, 30 रुपीज करते हैं, एंड 36 फॉर अर्बन। रूरल और अर्बन के लिए अलग है, बिकॉज उधर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, खर्चा महंगाई अलग होती है, राइट, सो दैट इज वाई बोथ रूरल एंड अर्बन के लिए सेपरेट लाइन्स। फर्दर रंगराजन ने बोला 33 रुपए, एंड for urban region it is 47 rupees, so that was the case, but this was never adopted. Okay, so again with regard to, it's not only about food, right, तुम्हारे बहुत सारे दूसरे चीजें भी होती है जैसे रेंट और सब भी, तो उसका खर्चा भी उन्होंने कैलकुलेट और सब भी कर लिया था। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस सी कि इंडिया कौन सा रिलाई करता है, बिकॉज रंगराजन का तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम किसका फॉलो कर रहे हैं? नाउ देयर आर टू लाइंस, वन इज द वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन, जो इनकम के आधार पे कितना तुम इनकम करते हो, कितना तुम कमाते हो पर पर्सन, ठीक है, दैट इज द वन लाइन। सेकेंड इज द नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नाउ दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ये करते हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, on the basis of health, and the basis of standard of living. So multi-dimensional poverty index in 3 factors, not specifically of income only. ठीक है? So coming to understand, World Bank ने poverty line कब set up की? ये 1990 में आया था, okay, and having the average of all the poorest countries using PPP. ये क्या है PPP? Purchasing Power Parity. What do you mean by PPP? मान लो मैं दो लोगों को $1 देती हूँ, ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन देम 80 रुपीज, ठीक है, $1 इज अबाउट 80 रुपीज। तो 80 रुपीज में तुम कितना चीजें खरीद सकते हो, ओके, वो होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, कितना तुम परचेस कर पाते हो विद इन दैट गिवन लिमिट। सो इस हिसाब से उन्होंने देखा, एंड दे हैव सेट इट अप, इनिशियली $1 पर डे था, बट ये बढ़ा दिया है टू $3 अ डे, बिकॉज महंगाई बढ़ गई है, सो दे हैव इंक्रीज दैट, ओके। सो टू गेट दैट इक्विवेलेंट उन्होंने ले लिया एवरेज, ले लिया एवरेज पॉवर्टी लाइन ले लिया। ना इंडिया की बात करें, देयर आर सम कॉन्ट्रडिक्शंस इन अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी। अभी अकॉर्डिंग टू द डेटा ओनली 5% आर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, एब्जेक्ट पॉवर्टी में है, यानी कि अगर हम उसको कैलकुलेट करें इट इज अबाउट 62 रुपीज पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, ओके, इतना इनका इनकम। बट अगर हम देखते हैं 83% ऑफ इंडियंस करंटली आर लिविंग ऑन 171 डे और लेस, 171 डे और लेस, okay, so that again is very less, if you say that is not like a very absolutely, because अभी भी ऐसा 20% है ना, ओके, जो अगर हम थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, सो दिस इज गिविंग अस अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट वी टॉक अबाउट। 66% अभी भी फ्री फूड पे है। इनकम टैक्स लेवल की अगर हम रेशो की बात करें, नो इनकम टैक्स फॉर 12 लाख, ये हमको पता है नए बजट में बोला है। अगर हम वैसे कैलकुलेट करें पर डे कितना तुमको कमाना है, 3000 रुपीज, तो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर तुम 3000 से कम कमाते हो दैट मीन्स तुम पुअर हो, राइट। तो अगर हम देखते हैं देयर इज स्टिल सम मिसमैच विद द वर्ल्ड बैंक डेटा एंड एक्चुअली में इंडिया के रियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, बिकॉज अगर हम देखते हैं अभी भी लोग रेशन देखते हैं, अभी भी उनके कमाई 171 रुपीज से कम है। So you see that there is still a mismatch which the World Bank report has not been able to
get the clear picture of India. तो यहाँ पे contradictions है. This is what the article is saying. Okay, तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा. वर्ल्ड बैंक. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. कीलदी कंट्रोवर्सी. नाउ दिस वी हैव सीन इन अ फ्यू डेज अगो. इनफैक्ट आई थिंक जून 17 या 18 के दिन में ये हमने देखा था कि अमरनाथ रामकृष्ण, यू कैन सी इस फोटो या, इनको ट्रांसफर कर दिया था टू द नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज. वी आर गोइंग टू सी दैट, वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट. और जब ये एक्सकवेशन कर रहे थे उनको आसाम भी उनको शिफ्ट किया गया था एंड ऑल ऑफ दैट, जिसके कारण तमिलनाडु गवर्नमेंट वाज वेरी अपसेट. तमिलनाडु कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ओके, ये क्या करना चाहती है, ये ही ज्यादा अपना राज करना चाहती है. हमारा जो कल्चर है ये डाइल्यूट हो रहा है. हमारे एंटिक्विटीज जहाँ पे हमारे पास्ट का पता चल रहा है, इसमें तुम यहाँ पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हो. सो मद्रास हाई कोर्ट ऑल्सो स्टेप्ड इन, विजिट किया एक्सकवेशन साइट को और बोला एएसआई कि तुम यहाँ पे कंटिन्यू करो इसका जो देख रेख है. ओके, चेक करो, क्रोनोलॉजी चेक करो कि कितने पुराने ये आर्टिफैक्ट्स है एंड सो ऑन. तो यही है, किलाडी कंट्रोवर्सी अभी भी वापस आ गई है बिकॉज इस पर्सन को ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम साउथ टू नोएडा. ठीक है, नॉर्थ में इसको ट्रांसफर कर दिया. सो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द किलादी एक्सकवेशन फर्स्ट. सो ये कहाँ पे लोकेटेड है? एज आई सेड, तमिलनाडु में अलोंग द वाईगाई रिवर, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में. 2015 में इसका एक्सकवेशन चला. एएसआई ने एज वेल एज तमिलनाडु के स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको स्टार्ट किया था. बहुत सारी चीजें पाई गई, जैसे कि पॉट शेड्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कॉपर आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिली. ओके, एंड ये इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि ये संगम एज जो है ये 800 बीसी से स्टार्ट हुआ. ये हमने देखा था इन द प्रीवियस आर्टिकल ऑल्सो, 800 बीसी. हम संगम एज अभी क्या बोलते हैं? संगम एज इज सेट 300 बीसी से लेके 300 एडी तक. बट बिकॉज ऑफ दिस इसको और हम पास्ट में लेके जा सकते हैं टू 800 बीसी. तो ये हमको इंफॉर्मेशन मिलता है. फर्दर एनएमएमए जहां पे इनको ट्रांसफर किया उसके बारे में भी जल्दी से देखते हैं. इट इज एस्टैब्लिश इन 2007, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही आता है. सो दिस इज फॉर टू एंश्योर कि एक प्रॉपर रजिस्ट्री हो, ऑनलाइन रजिस्ट्री हो, पैन इंडिया रजिस्ट्री हो, और स्टेट वाइज भी हमारे पास डेटा हो टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व हेरिटेज साइट्स एंड एंटिक्विटीज. तो एक नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज बनाई गई है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जहां पे हेल्प किया था फॉर एक्सकवेशन, ये बनी थी 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंघम. ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इसको मिला है स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट. इज दैट फाइन? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. नाउ दिस आल्सो हैज द वर्क ऑफ खोदना, टू रिसर्च करना, कंजर्व करना, टू नो अबाउट पास्ट, डेटिंग करना उसकी. तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी ये काम करता है. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा, किलादी एक्सकवेशंस. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैंसर ड्रग्स. नाउ वी सी दैट दिस हैज बीन इन द न्यूज बिकॉज एक मेजर इन्वेस्टिगेशन हुआ था बाय द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म विच इज पब्लिश बाय द हिंदू, जहां पे बोला था कि बहुत सारे जो कैंसर ड्रग्स जो 100 से ज्यादा कंट्रीज में पाए गए हैं, ये क्वालिटी टेस्ट फेल किए हैं. इन्होंने क्वालिटी टेस्ट फेल किए हैं. तो ये यहाँ पे बस कौन से ड्रग्स यहाँ पे कैंसर के लिए यूज होते हैं, ये बस तुमको आइडिया पता होनी चाहिए. ठीक है, ऑल्दो यू डोंट नीड टू नो मच इन डिटेल अबाउट इट बिकॉज दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ योर एग्जाम. बट अगर तुमको ऐसे पूछा जाता है कि ये जो ड्रग था किस डिजीज से रिलेटेड है, तो ये आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए. सो कैंसर जो क्या है, कैंसर क्या होता है? कैंसर इज जब सेल का जो ग्रोथ है ये अनकंट्रोलेबल होता है बिकॉज तुम्हारे बॉडी में एक जीन म्यूटेट करता है. सो एक जीन म्यूटेशन की वजह से तुम्हारे सेल्स बहुत जल्दी से ग्रो हो रहे हैं, जल्दी से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसका मतलब है कैंसर. जैसे बोलते हैं ना कैंसर बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, सो दैट इज द केस. सो नाउ वी सी 6 ड्रग्स दैट वर यूज्ड एंड दे आर नाउ अंडर इन्वेस्टिगेशन बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इल इफेक्ट्स भी है, उसके साइड इफेक्ट्स भी है. जैसे हार्ट को यहाँ पे फेल कर सकता है. ओके, यहाँ पे भी तुमको पेशेंट को बहुत वल्नरेबल बनाता है. सो किडनी भी डैमेज कर सकता है. So all of these are the problem sickness that can create with these drugs. Which are these drugs? Let's quickly just name them. Cisplatin, oxaliplatin,
cyclophosphamide, doxorubicin, methotrexate एंड ल्यूकोवेरिन. ठीक है. सो ये आपके नाम है विद रिगार्ड टू विच आर यूज फॉर कैंसर ड्रग्स. कीमोथेरेपी जो बोलते हैं, कीमोथेरेपी इज यूज जो टारगेट करते हैं ये स्प्रेड ऑफ दीज कैंसरस सेल्स, राइट. तो इसमें ये ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, बट दिस हैज क्रिएटेड मेजर प्रॉब्लम्स, दीज आर मेजर साइड इफेक्ट्स. तो अभी यहाँ पे क्वालिटी टेस्ट इन्होंने फेल किया है. So this was all with regard to today's daily news analysis. I hope you've understood. We've seen a lot of interesting articles, and please answer whatever the questions that I've asked you in the comment section. I will see you in the next video where I'll be discussing 20 GK questions from Glad Perspective. Thank you so much for watching.